अब मैं ये बोल रहा हूं कि आप एक काम करो, आप उस फ्रेम में बैठ जाओ जिस फ्रेम में ये चार्ज पार्टिकल खुद है। आप कहां पे बैठ जाओ? चार्ज पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओ। तो जैसे ही आप चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर बैठे तो चार्ज्ड पार्टिकल आपके रिस्पेक्ट में क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। हाँ या ना? भाई किसी भी फ्रेम में आप पार्टिकल के ऊपर ही बैठ गए तो वो पार्टिकल आपके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। यस और नो? अब अगर पार्टिकल आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई तो मेरे ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्या बात थोड़ी समझ में आ रही है? जैसे ही मैं इस वाले पार्टिकल के ऊपर बैठा तो मेरे ऊपर फोर्स क्या लग जाना चाहिए? जीरो लगना चाहिए। तो ये बंदा बोल रहा है कि मेरे ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, और ग्राउंड वाला बंदा बोल रहा है कि बिल्कुल तेरे पे फोर्स लग रहा है। और किस साइड में फोर्स लग रहा है? राइट साइड में फोर्स लग रहा है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो क्या है? मिस्टेक कर रहा है फोर्स को बोलने में। क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि फिजिकल रियलिटी तो एक ही है। अगर ये पार्टिकल कल उठ के इधर टकरा रहा है तो पार्टिकल के ऊपर बैठोगे तो भी टक्कर लगेगी ही लगेगी। ऐसा मान के बैठ जाओगे कि पार्टिकल के ऊपर मैं बैठा हूं, टक्कर नहीं लगेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। दो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग रिजल्ट नहीं आते, एक ही रिजल्ट आता है। अगर पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है तो पार्टिकल किसी भी फ्रेम में इधर से उधर जाना चाहिए। क्या ये बात आ रही है समझ में? यस नो? पर गड़बड़ क्या हो रही है वो समझ में आ रहा है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा है कि इधर जैसे ही मैं इस पे बैठा तो मेरी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर फोर्स क्या लगेगा? जीरो ही लगेगा। तो फिर किसको सही मानना रहा? कौन सही है और कौन गलत है? ये अपने को पता लगाना पड़ा। गलत है तो फिर उसमें क्या अपन चेंजेस करें कि वो सही हो जाए। तो सही तो इसमें पता लगता है कि ये वाला है, एक्चुअल में पार्टिकल इधर जाता है, अट्रैक्शन होता है। तो फिर दूसरे वाले के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सॉरी, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा बेटा? मैं कांस्टेंट वेलोसिटी वाले के ऊपर चल रहा था अभी फिलहाल में, तो इसका एक्सेलरेशन तो था नहीं शुरुआत में, तो फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सूडो फोर्स से काम नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि मैं ऐसी फ्रेम में बैठा था जिस फ्रेम की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, बात आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में? हाँ ना? अब इसमें क्या है, थोड़ा मामला अलग टाइप का है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक फोर्स क्या फ्रेम डिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे हाँ सर है। अगर आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या फ्रेम डिपेंडेंट है, आप बोलोगे बिल्कुल है। कौन सा फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? करता है। मैग्नेटिक फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? करता है। लेकिन इन दोनों का सम फ्रेम के क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब आपसे कोई बोले कि लोरेंट्ज फोर्स इज इनवेरिएंट, तो वो बात सही है। लॉरेंट्ज फोर्स कैसा होता है? इनवेरिएंट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का सम। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं, सिंपल चीज, अगर क्योंकि इसके डेरिवेशंस वगैरह में तो हम जाने वाले नहीं हैं, लेकिन एक समझा जरूर जा सकता है कि जहां पे मैग्नेटिक वाला फोर्स फेल हो जाएगा वहां पे कौन आ जाएगा बचाने के लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। मतलब अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उतना ही लगेगा। कौन लगाएगा वो फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा? तो यहां पे जो बात होती है, क्योंकि हम क्या मान के कर रहे हैं, हमारा जो स्टार्टिंग अजम्पशन है वो ये अजम्पशन है कि मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों फ्रेम में बैठने से फिजिकल रिजल्ट्स चेंज नहीं होने चाहिए। ये मेरा स्टार्टिंग की बात है, स्टार्ट मैंने इधर से किया है। तो ये क्या कहलाती है अपने पास? थियरी ऑफ रिलेटिविटी।
कि आप कोई सी भी फ्रेम में बैठ जाओ तो आपका जो रिजल्ट है वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो अब वो एक्सप्लेन करेगी इसको कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे लगाने वाला है। अगर आप इस फ्रेम में बैठे तो ये वायर के अंदर, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, वायर के अंदर जो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन या कर्नेल, वो किस डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे विद स्पीड v। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा हो तो हाँ या ना। भाई मैं अगर इसकी फ्रेम में बैठ गया, जैसे आप अभी बैठे हुए हो, मैं खुद दौड़ने लग जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में आप पीछे जाते हो कि नहीं? तो मेरी वेलोसिटी v है, तो फिर मेरे कंपैरिजन में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अपने आप -v हो जाएगी। तो ये पार्टिकल v से ऊपर जा रहा है, तो बाकी सारे जो पहले रेस्ट पे थे कर्नेल्स, वो अब कितनी स्पीड से मूव करेंगे? v से नीचे की तरफ मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी थे। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव कर रहे थे? नीचे, ऊपर नहीं है ना, ऊपर करंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहे थे? नीचे। वो कितनी स्पीड से जा रहे थे? ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे थे। कितने से जा रहे थे? तो अब वो कितनी स्पीड से जाएंगे? v+v ड्रिफ्ट से जाएंगे, क्योंकि v ड्रिफ्ट नीचे था। अभी मैं इसके ऊपर बैठ गया तो ये वाली वेलोसिटी भी इसको देनी पड़ेगी पलट के। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कितना है? v+vd। अब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि ये पेन का जो लेंथ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं रेस्ट पे हूं इस पेन के रिस्पेक्ट में, तो पेन का लेंथ मुझे कुछ और दिखेगा, और अगर मैं चलने लग जाऊं, दौड़ने लग जाऊं, तो पेन का लेंथ मुझे कम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। उसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होगा? जो कर्नेल्स थे वो v स्पीड से पीछे जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना डिस्टेंस क्या होगा? कम आपको नजर आएगा। तो दो कर्नेल के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का डिस्टेंस और कम हो गया, क्योंकि उनकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन पास पास में है और कर्नेल थोड़े से दूर दूर है कंपैरेटिवली? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इस फ्रेम में बैठे हो तो कर्नेल v स्पीड से भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन v+vd से भाग रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है अगर आप मूविंग फ्रेम से देखते हो तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज चल रही है तो उसकी लेंथ मुझे कम दिखाई देगी। और वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी v है, तो कर्नेल थोड़े पास पास में आ गए, पॉजिटिव चार्ज थोड़े पास पास में आ गए। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड और ज्यादा है, तो वो और पास पास में आ जाएंगे। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स क्या हैं? कम हैं। मतलब वायर कैसा हो गया? और अगर वायर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब अब ये बोलेगा दूसरी फ्रेम वाला। पहली फ्रेम वाला क्या बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक वाला और इलेक्ट्रिक वाला नहीं लग रहा है। दूसरी फ्रेम वाला क्या बोलेगा कि मैग्नेटिक वाला नहीं लग रहा है, लेकिन सेम फोर्स मुझे कौन लगा के दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के दे देगा। क्या बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ये मामला थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला मैग्नेटिक फील्ड और अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मिल के काम करते हैं, और ये मिल के इस प्रकार से काम करेंगे कि दोनों का इफेक्ट इनवेरिएंट हो फ्रेम के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर आप फ्रेम को चेंज करते हो तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। पहले ये बात आ रही है समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब अब अगर कोई हमसे पूछे ऐसे प्रॉब्लम्स कि हाँ इसके ऊपर बैठ गए तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के साथ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैग्नेटिक फोर्स वेनिश हो रहा है तो टेक केयर करने के लिए
इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। यस नो। एक और केस ऐसा का ऐसा है, वो भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो ये एक इंस्टेंट है मेरे पास, और इस इंस्टेंट पे दो चार्जेस इसी इंस्टेंट पे ऐसे और ऐसे मूव कर रहे हैं। अब मेरे को पता लगाना है कि इन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इस बात का पता लगाना है। तो मैं एक एक करके समझता हूं ना, ध्यान से देखना इस पार्ट को। सबसे पहली चीज, ये वाला जो चार्ज है मेरे पास, इस चार्ज के कारण, ये चार्ज इधर जा रहा है ना, तो इस चार्ज के कारण फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज ऊपर जा रहा है तो राइट साइड में क्रॉस होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है बेटा, डॉट होता है। मतलब इस जगह पे किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले वाले पे फोर्स किसके कारण, सेकंड वाले के कारण फोर्स किस प्रकार का आएगा, तो वी क्रॉस बी होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इधर की डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बाहर की डायरेक्शन में है। तो वी क्रॉस बी कहां पे आ रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। लेकिन अब टू वाले पे जाते हैं, तो टू वाला इस चार्ज के कारण फील्ड आएगा, लेकिन लेफ्ट में आएगा और राइट में आएगा। इस चार्ज के कारण यहां पे फील्ड कितना होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि ये तो करंट की लाइन में आ गया। तो भले इसके पास वेलोसिटी है, लेकिन इसके पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये पहला केस अब हमने ऐसा पढ़ा है जिसके अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड नहीं होता है, एक्शन इज नॉट इक्वल टू रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। यस नो। जो पहले पे फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण, वो फोर्स दूसरे पे नहीं लग रहा पहले के कारण। मतलब यहां पे एक्शन रिएक्शन का लॉ थोड़ा सा क्या कर जाता है, गड़बड़ कर जाता है। तो अपने को एक बेटर लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और फिर ये कंसेप्ट भी इंड्यूस करना पड़ता है कि फील्ड इटसेल्फ कोई न कोई मोमेंटम कैरी करता है। तो जो भी गड़बड़ आई होगी, तो सिस्टम के टोटल फील्ड में ऐसा चेंज आया होगा कि पूरा मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। लेकिन आप फोर्सेस की टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात अब नहीं कर सकते। क्या बात आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में?